students? Who all are there in class? कौन कौन है क्लास में? ओके, दिव्यांशु, शौर्य, सोनू, वांशिका, चेतन, अनीश, शिवम जायसवाल, और कौन है? ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक एजुकेशन एंड सेंसिबल पीपल। The public must remain educated and vigilant for the success of democracy. Only educated people are able to understand the process and problems of democracy and can create a healthy public opinion. Apart from that, if the public remain vigilant, it is always able to oppose the anti-democratic policies and actions of the government. इसका मतलब ये होता है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए का मतलब ये होता है कि लोग जो है हमेशा कंसर्न रहे गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट पॉलिसीज के प्रति। अगर मान लो कोई चीज जो है वो लोगों के भलाई के लिए नहीं है या कोई चीज उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो लोग इसके खिलाफ बोलने के लिए, उसके खिलाफ एक्शंस लेने के लिए और ऐसे चीजों के प्रति एक्टिव रहने के लिए हमेशा जो है वो विजिलेंट रहे। विजिलेंट रहने का मतलब हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा एक्शंस लेने के लिए तत्पर रहे। इससे जो है हमेशा गवर्नमेंट जो है वो कर्व्ड रहती है। कर्व्ड रहती है का मतलब गवर्नमेंट कॉन्शियस होकर चलती है कि लोग जो है अगर ऐसा कुछ वर्क जो उनके एप्लीकेबल नहीं है या उनके फेवर में नहीं है, ऐसी कोई बात होती है तो लोग जो है वो तुरंत एक्शन लेंगे। तो इस चीज को लेके गवर्नमेंट को कंसर्न रहता है हमेशा टुवर्ड्स पब्लिक। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, the freedom for the means of public opinion is necessary. It means that there should be no government regulations on press, literature, radio, cinema, television, etc. When the means of public opinion remain free, citizens also become successful in criticizing the actions of government, and thus democratic status is upheld and democracy works successfully. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये बहुत जरूरी है कि प्रेस की फ्रीडम रहे, और ये जो है दूसरी बात यह है कि लोगों के किसी प्रकार का प्रतिबंध ना रहे, लोग किसी तरीके से कर्व ना हो। लोग किसी तरीके से कर्व ना हो का मतलब है यहाँ पर प्रेस को पूरी आजादी है बोलने की। यहाँ प्रेस जो है हर एक मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट के हर एक ऑफिशियल्स को उसके वर्किंग के ऊपर में जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये पूरी राइट्स और फ्रीडम है प्रेस को। इसके अलावा जो है तुम्हारा सिनेमा, ड्रामा, एपिसोड्स में हम समाज की छवि दिखाते हैं, समाज में चल रही बुराइयों को दिखाते हैं, समाज में चल रही कुरीतियों को दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो है हर एक चीज को, समाज के गुड एंड बैड हर एक चीज को जो है एक जो है पिक्चराइज किया जाता है, दिखाया जाता है। तो इस तरीके से जो है क्योंकि ये ऑप्शंस हैं, ये आजादी है, इसीलिए जो है डेमोक्रेटिक रूल में हर तरीके के जो है थॉट्स, फ्रीडम, एक्सप्रेशंस को जो है कहने की पूरी आजादी है लोगों के पास में। इसके अलावा सिविल, एथनिकल एंड नेशनल कैरेक्टर। There is a great hope for the success of democracy when the civil, ethical and national character in a society is higher. In such a society, people exercise their rights and duties fairly.
They mull over public issues in mass interest and treat fellow citizens with tolerance, generosity, spirit of service, sympathy, affection. In fact, the democracy finally depends on the power of the public. When its civil, ethical, and national character becomes strong, then the democracy is considered successful. जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग जागरूक रहेंगे, लोग हर एक चीज को लेकर एक्टिव रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे जहां के देखो लोग होते हैं, वहां की गवर्नमेंट भी वैसे होती है। यहाँ पर हमारे इंडिया में कई सारे मैटर्स को लेकर हम बहुत केयरलेस रहते हैं, इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो भी कई मामलों में केयरलेस रहती है। तो गवर्नमेंट अच्छा या बुरा होना ये हम पे डिपेंड करता है, यहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट बनाता कौन है? हमारे बीच का रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे बीच का ही व्यक्ति जाके गवर्नमेंट का पार्ट बनता है। तुम्हारे मेरे जैसे व्यक्ति ही जाके गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम कॉन्शियस होंगे, हम एक्टिव होंगे और हम जब गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे तो हम एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छी सरकार चलाएंगे या देंगे। हम जब खुद एक्टिव नहीं होंगे तो हम एक गवर्नमेंट का अच्छा पार्ट नहीं बन सकते, हम उसका एक अच्छा हिस्सा नहीं बन सकते, तो गवर्नमेंट भी वैसी ही बनेगी। तो ये बहुत डिपेंड करता है हमारे खुद के ऊपर में, कि उस पब्लिक के ऊपर में, उस कंट्री के पब्लिक के ऊपर में डिपेंड करता है कि कहाँ की गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल और किस तरीके से फ्रेम होती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Centralization of power is the base of dictatorship, where centralization is of democracy. Only after the decentralization of power, different sections of public take part in the functions of government and make democracy successful. Local government is a good form of decentralization in democracy. By the means of local self-government, common man participates willingly in the governance and realizes the rights of citizenship in an appropriate manner. देखो, किसी भी गवर्नमेंट को एफिशिएंट वे में चलाने के लिए जो है पावर्स डिसेंट्रलाइज्ड होना जरूरी है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है पावर डज नॉट रिमेन्स इन वन हैंड, यानी पावर एक हाथ में नहीं होती। जब पावर एक हाथ में नहीं होती तो उस पावर का मिसयूज भी नहीं हो पाता। अब जैसे हमारे कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने का मतलब ये होता है कि पहले सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंट्री के पूरे ऑल ओवर द कंट्री को लुक आफ्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। हर एक स्टेट में अपनी एक अलग स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने स्टेट में अपने तरीके से फ्री एंड फेयर रूल करने के लिए जो है उसको फिल फ्रीडम है, ऑप्शंस है। तो इस तरीके से स्टेट के पास अपना गवर्नमेंट है जिसमें वो अपने स्टेट के लोगों के हितों के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए डिसीजंस लेती है, फैसले लेती है, तो वो अपना स्टेट का रूल होता है। तीसरा जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्म किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोले तो पंचायती राज। इसके अंडर में क्या होता है? पंचायती राज के अंडर में जो है हर एक गांव, हर एक ढाणी, हर एक रीजन पे जो है एक बेटर वे में गवर्नेंस हो सके, इसलिए पावर्स जो है वो एक पंचायती राज को दिया गया है। और वहीं के लोकल लोग जो होते हैं वही इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है कि जो व्यक्ति जिस एरिया का लोकल होता है उसको अपने रीजन्स के सारे इश्यूज, अपने रीजन्स के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जो है वो पता होता है। तो इस तरीके से उनके रीजन में क्या बेटरमेंट के काम होने चाहिए, क्या बेटर ऑप्शंस होने चाहिए, ये वहां के लोगों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो है जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फ्रेम होती है या वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो वो जो है अपने एरिया में एक बेटर वे में जो है वो डेवलपमेंट का वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट इज योर सिविल लिबर्टीज.
Democracy believes in the principle of limited governance. It means that elementary or basic liberties should be provided to citizens by the Constitution, and provisions for the protection of these liberties should also be made. Civil liberties mean that the citizen should have the freedom to hold an organization, to manifest ideas, and to have peaceful protest. The conclusion of civil liberties is that citizens should hold the right to criticize those functions and policies of the government to which they consider anomalistic and opposite to democracy. It is clear that to exercise fundamental civil liberties, the freedom of means of creating public opinion is also necessary. सिविल लिबर्टीज का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी में सिविल लिबर्टीज दी जाती है. सिविल लिबर्टीज का मतलब ये होता है कि लोगों को अपना बात कहने का, लोगों को अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी है. गवर्नमेंट के पॉलिसीज अगर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो वो खुले मंच पे इसका बिल्कुल अपोज कर सकते हैं. वो डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, वो रैलीज निकाल सकते हैं, वो हड़ताल कर सकते हैं, जिससे अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए. तो इस तरीके की पूरी आजादी जो है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दी जाती है या फिर है. लेकिन इसमें कंडीशंस ये हैं, ये सारी चीजें जो है वो पीसफुल तरीके से होने चाहिए. पीसफुल तरीके से होने चाहिए मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इस तरीके का कोई इशू नहीं होना चाहिए जिससे आम जनता या लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो. Written constitution and the democratic traditions. Written constitution means that the language of the constitution should be very clear so that no dispute and delusion occurs. Regarding interpretation of it, apart from the process of amendment in the constitution should be difficult, so that no political party could change the democracy in dictatorship by taking the advantage of majority, as Hitler did in Germany. Democratic traditions refer to those rules and regulations of conduct which are not described in any constitution or anywhere else in writing. But it is all about pushing the process of democracy forward, and almost all parties give consensus for its implementation. हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है द रूल्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट शुड रूल. ये पूरा हर एक चीज को लिखित में दिया गया है. तो कोई भी रूलिंग पार्टी वोट में, इलेक्शंस में जीतने के बाद में जब गवर्नमेंट फ्रेम करने आती है तो वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करती है. लेकिन उसमें कंडीशन ये होता है कि वो जो भी कंडीशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करेगी या प्लान आउट करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर होना चाहिए. यानी कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होकर कोई कुछ नया नहीं कर सकता. तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालना या पालन करना जो है वो अनिवार्य है, ये कंपलसरी है. एवरीवन हैज टू फॉलो इट. दूसरा सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि इससे जो डेमोक्रेसी की जो पॉलिसीज है, जो प्रिंसिपल है, जो आधार है, वो स्टैग्नेंट रहती है, वो कायम रहती है. यानी कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में आने के बाद में अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ना ही वो डेमोक्रेसी को कन्वर्ट कर सकती है डिक्टेटरशिप में. जैसे जर्मनी में जब हिटलर मेजॉरिटी में आया, लोग उसके सपोर्ट में आ गए सारे, तो उसने वहां के नियम कानून बदल दिए. यहाँ पर कोई भी पार्टी या नेता में इतना पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में जो एक्ट्स दिए हुए हैं, संविधान में जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं,
उनको कोई चेंज कर सके। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। Constitutionalism is the basis of democracy, which means that in a democracy, the government does not receive autocratic power, but it is necessary for it to accept the constitutional limits and boundaries for the success of democracy. The establishment टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, उसके वजह से 1 मिनट का वो हो गया था इश्यू। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे। एनीवे, अब क्लियर है? सो हम जुडिशरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से जो है वो अलग रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। यहाँ ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं या लॉज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोटेक्टिंग बॉडी है वो जुडिशरी है। जुडिशरी को इसीलिए सबके कंट्रोल से जो है वो अलग रखा गया है। नाउ जुडिशरी जो है वो इट इज द लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी। जुडिशरी जो है वो लॉज को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो है जो लॉज जो है जुडिशरी के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इसीलिए जुडिशरी पे कोई पिन पॉइंट करने का हक किसी को भी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, अगर एक कोर्ट में डिसीजन दिया जाता है किसी मैटर पे, तो इवन द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव टू क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये राइट नहीं दिए। दूसरा बात है कि लॉ जो है हमारे देश का वो सबके लिए इक्वल है। दैट मीन्स अगर मान लो कि हमारे देश का बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी अगर कोई गलती करते हुए या लॉज को, कानून को तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसको भी सजा हो सकती है। पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को सजा हो चुकी है और हो भी सकती है। तो इसीलिए जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी है। क्वालिफाइड एंड फेयर स्टाफिंग सिस्टम। The staffing system imposes the policies made by public representatives in the democracy for the success of democracy.
It is essential that the employees should be efficient enough not only in their work but also in the services of people. They should always remain neutral and fair regarding the party policies. तो ये एक उम्मीद किया जाता है कि डेमोक्रेसी में जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज होते हैं या जो पार्टीज होते हैं, दोज हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, उन पे ये बंदिश लागू है कि जो पार्टी की पॉलिसीज होती है जो डेमोक्रेसी के दायरे में बनी हुई है, उस पार्टी पॉलिसीज को सबको फॉलो करना है, सबको फॉलो करना है, उसको लेकर चलना है। तो इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी में जो है, जो डेमोक्रेसी के आधार हैं, जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, जो डेमोक्रेसी के एथनिक वैल्यूज हैं, that are compulsory for each and every party to follow. Healthy and well organized party system. In practice, democracy is a party system. The success of democracy depends on the policies, programs and loyalty of the political parties. It is necessary for the success of democracy that the formation of political parties is based on healthy grounds. Their organization should not be based on religion, language, or community. It should be based on national ground, which means the formation of political parties should be focused on the economic and political problems of national level. Apart from that, there should be a kind of internal democracy in the steering of political parties. Internal elections in the parties should be held from time to time. They should not make defectors and indisciplined people as their members. ये पॉलिटिकल पार्टीज पे ये रेस्ट्रिक्शंस होता है कि उनके जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हो वो किसी जाति, आधार या व्यक्ति विशेष पर ना हो, बल्कि कोई भी पार्टी हो उसका मेन एम जो होना चाहिए वो होना चाहिए कंट्री का डेवलपमेंट, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों की भलाई, लोगों का अपलिफ्टमेंट। ये हर एक पार्टी का जो है ये कॉमन प्रिंसिपल होना चाहिए। तरीके चाहे अलग अलग हो, लेकिन सबका मोटिव जो है अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होना चाहिए, ना कि सिर्फ जाति आधार पर या जाति विशेष के आधार पर कॉन्टेस्ट करे या फाइट करे, ये उस पर नहीं लागू होता। दूसरी बात यह है कि जो भी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं या जो लोग जुड़े हुए एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उन सबको बराबर मौका मिलना चाहिए ताकि जिसके पास जो टैलेंट है वो उसको यूज कर सके और जो भी प्रोग्रेसिव हो कंट्री के लिए वो कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है हर एक व्यक्ति को, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का ड्यूटी बनता है कि दिया जाए, इसलिए बार बार जो है वो पदवी चेंज होते रहती है। जैसे कि अभी कांग्रेस के स्टेट चीफ थे, जो राजस्थान स्टेट चीफ, वो थे तुम्हारे पहले सचिन पायलट, उसके बाद में सचिन पायलट को चेंज किया गया। अभी जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री भी है राजस्थान के, उन्हीं को पार्टी प्रेसिडेंट भी बनाया गया है स्टेट का। तो इस तरीके से जो है चेंजेस होते रहते हैं। पार्टी जो है आज किसी को एक मिनिस्ट्री देती है तो अगले टर्म में वो किसी को कोई दूसरी मिनिस्ट्री देती है। तो इस तरीके से जो है पार्टी के अंदर में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं और किया जाता है ताकि सबको जो है इवन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। Eligible and loyal politicians. The eligible and intelligent politicians who keep loyalty in democracy are essential for the success of democracy. Such politicians are able to find peaceful and democratic solutions to national problems. If the politicians are corrupt, opportunistic, liars, greedy of power, and provide illegal profit to supporters and also instigate their mawkish motions, then they would always convert the democracy into autocracy, and in such a situation, a crisis of leadership emerges before the country. तो इस तरीके से जो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लीडर्स हैं उनकी छवि अच्छा होना, एफिशिएंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, एलिजिबल लोग आएंगे, टैलेंटेड लोग आएंगे, क्वालिफाइड लोग आएंगे,
तो वो एक गवर्नमेंट को एक बेटर दिशा में लेकर जा सकते। अगर मान लो इलिटरेट लोग आएंगे, करप्ट लोग आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स लोग आएंगे, तो वो जैसे खुद हैं वैसे गवर्नमेंट को भी करप्ट बना देंगे। मैंने पहले कहा ना कि किसी भी देश की गवर्नमेंट अच्छा या बुरा होना किस तरीके है, ये वहां के लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम ही गवर्नमेंट के हिस्सा होते हैं। तो जहां जैसे लोग चुनकर जाएंगे वो वैसा ही जो है व्यक्तित्व क्रिएट करेंगे। नेशनल प्लान्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। In a developing world, it is essential for the success of democracy that national plans are made by the government which help in the steady development of agriculture and trade. On the other hand, such plans increase the national income and are helpful in raising the living standard of weaker sections. जो नेशनल प्लान्स होते हैं यानी पूरे देश के हित में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाती है, वो उसको प्लान आउट करती है और वो उसको एग्जीक्यूट करती है। हर बार जब भी गवर्नमेंट चुनकर आती है तो उनका एक 5 इयर्स प्लान बनता है, 5 इयर्स विजनरी प्लान, जिसके अंदर में पूरे कंट्री की इकोनॉमिक स्टडी होती है, कहाँ पर क्या क्या नीड्स हैं, कहाँ पर किस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ से हम रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ पर कौन से अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट करके कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। ये सारे चीजों पे प्लान किया जाता है, ध्यान दिया जाता है और फिर उस पर वर्क किया जाता है। इसी 5 इयर्स प्लान्स के थ्रू में ये भी स्टडी की जाती है कि पूरे कंट्री में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर उसको स्टेट वाइज कैटेगराइज किया जाता है कि किस स्टेट में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना तो लोग पॉवर्टी लाइन में है, कितने लोग बीपीएल सेक्शन में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, किस तरीके से उन वीकर सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट किया जाए, किस तरीके से उन वीकर सेक्शंस के बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। ये पूरा जो है वो नेशनल प्लानिंग के थ्रू में किया जाता है, जिसको 5 इयर्स प्लानिंग हम कहते हैं। और जो ये प्लान करते हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े एनालिस्ट, रिसर्चर्स, इन लोगों की टीम होती है जो हर एक एंगल से स्टडी करने के बाद स्ट्रैटेजीज डेवलप करती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। नेशनल सेंससेस एंड बेसिक ऑन बेसिक इश्यूज। द consensus on basic issues among political parties, minority and majority class is very essential for the success of democracy. एक डिफरेंस देखा जाता है, कितने रिच और एथनिक क्लासेस है कंट्री में, कितने मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, कितने ऐसे फैमिलीज हैं जो पॉवर्टी लाइन में है, कितने ऐसे फैमिलीज हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। ऐसे क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं, ऐसे किस तरीके के हम वर्क करें जिससे जो है जो ये गैप है, रिच एंड पुअर का जो गैप है, इसको कम कर सकें। किस तरीके से वर्क किया जाए जिससे सोशल अपलिफ्टमेंट हो, लोगों का स्तर ऊंचा हो, खाने का, पीने का, पहनने का, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि पॉपुलेशन स्टडी भी होती है हर 10 साल में, ये देखने के लिए कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है परसेंटेज वाइज, और उसके हिसाब से रिसोर्सेस का आंकलन किया जाता है कि हमारे देश में कितने रिसोर्सेस हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, क्या उस रिसोर्सेस के हिसाब से जो पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है, क्या उसकी पूर्ति की जा सकती है, क्या उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल हो सकते हैं। अगर रिसोर्सेस
कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या ऐसे उपाय करें जिससे हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकें, क्या ऐसी चीजें करें जिससे ग्रोइंग पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो इन सारी चीजों पर जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो ये है तुम्हारा द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई इश्यू, कोई डाउट, एनी डाउट? सोनू क्लियर है? समझ में आ गया सोनू? निहारिका, कनिका, झील, मोटे, ओके। मोटी तो ये सोच रही थी कि कुछ 15-20 सेकंड के लिए वीडियो गया, बढ़िया हुआ है ना मोटी? यही सोच रही थी ना तू? ओके, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7 मैंने स्टेट गवर्नमेंट करा दिया, 5 डेमोक्रेसी करा दी, एक 6 चैप्टर बच रहा है तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और पहले भी मैंने कह रखा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स एडवाइजर से फॉलो करो और उसे प्रिपरेशन करना चालू कर दो। क्वेश्चन आंसर्स लिखने का इतना टाइम नहीं है। और फिर मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सारे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर नोट कराऊंगा।